खास परिचय मैं ये ज़रूर देना चाहूँगी कि हम लोग सब बनस्ली से पढ़े हुए हैं। अरे वाह! व्हिच हाँ, बैच आप कौन-से बैच में थी? मैं 92। 92 हाँ, एमए मैंने 92 वहाँ से किया। जी, जी, जी। तो अच्छा लगता है कि जब अपने विश्वविद्यालय के लोग इतनी ऊँचाइयों पे पहुँचते हैं तो एक अलग आनंद की अनुभूति होती है। तो क्योंकि जैसा बताया गया है कि थोड़ा-सा समय की आपकी व्यस्तता है, तो बहुत जल्दी हम अपनी आज की इस चर्चा पे आना चाहेंगे क्योंकि हम ज़रूर चाहेंगे कि हमारे इस सेमिनार में जितने लोग शामिल हो रहे हैं, जी। वो उस शख्सियत के बारे में ज़रूर जानें जिसने देश का ही नहीं हमारे उत्तराखंड का पूरे विश्व में इतनी विविध प्रतिभाओं के माध्यम से नाम रोशन किया है, तो अच्छा लगता है कि उत्तराखंड से आरुषि पोखरियाल निशंक का नाम जुड़ा हुआ है। तो हम शुरू करें? जी, जी, जी। हमारे लिए ये बहुत ही गर्व का विषय है कि आज हमारे मध्य भारत की एक सशक्त महिला, जिसने एक और शास्त्रीय नृत्यांगना के रूप में एक अपनी मजबूत पहचान बनाई है। लोग उन्हें रिवर लेडी के नाम से जानते हैं। गंगा के लिए उनका काम 2008 से लोगों के मध्य है। उसको जाना है, लोगों ने परखा है। वो एक सशक्त लेखनी की मालिक हैं। वो एक फ़िल्म प्रोड्यूसर हैं, कवयित्री हैं और शायद बहुत सारी चीज़ें छूट जाएँगी अगर मैं बताना शुरू करूँ उनके व्यक्तित्व के बारे में। लेकिन हाँ, एक अच्छी-सी बात ज़रूर सबके साथ साझा करना चाहूँगी कि शिकागो में उन्हें टॉप 20 ग्लोबल अवार्ड से नवाज़ा गया, तो हमारे सीने चौड़े हो गए कि उत्तराखंड की महिलाओं का नाम सभी जानते हैं कि इस राज्य के निर्माण में महिलाओं का ही सबसे बड़ा योगदान रहा। हमने अपनी पहचान को कायम किया है। तो ऐसी शख्सियत हमारे बीच है, उनका बार-बार अभिनंदन है। मैं शुरू करना चाहूँगी आपके स्पर्श गंगा अभियान के माध्यम से लोग जानें इस अभियान को और ज़्यादा विस्तृत तरीके से, क्योंकि आप उसकी राष्ट्रीय संयोजिका हैं। और वर्तमान जो एक स्थिति बनी है कोविड-19 के परिप्रेक्ष्य में, तो गंगा और प्रकृति इस संदर्भ में आपके विचार हम ज़रूर साझा करना चाहेंगे अपने सहभागियों के साथ। ममता जी, पहले तो बहुत-बहुत धन्यवाद। आपने इस समय हमको यहाँ पर बुलाया ये वार्तालाप और बातचीत करने के लिए। अ जी हाँ, स्पर्श गंगा अभियान जैसा कि आपने नाम भी सुना होगा और काम भी देखा होगा, 2008 से जो है वो मेरे पिताजी की परिकल्पना पर हम लोगों ने इसको आगे बढ़ाया है और खुशी की बात ये है कि पूरी देश और दुनिया से 5.5 लाख तक लोग इससे जुड़े हुए हैं। जी, जी। और लगातार जो है वो काम जो है सिर्फ उत्तराखंड में ही नहीं, भारत के विभिन्न राज्यों में ही नहीं बल्कि 5 और देशों में जो है वो स्पर्श गंगा काम कर रही है। और हमारा जो स्पेशल काम है, वो काम है कि माँ गंगा और माँ गंगा से जुड़ी हुई जितनी भी ट्रिब्यूटरीज़ हैं, जितनी भी नदियाँ हैं, उन सभी की चिंता हम लोग हमारा पूरा जो ग्रुप है वो करता है। और यकीन मानिए हर संडे, हर रविवार आजकल तो हमने उन्हें हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करी है स्पर्श गंगा की टीम को कि भैया आजकल मत जाओ साफ-सफाई करने, लेकिन विश्वास मानिए बहुत मुश्किल है उन्हें रोकना क्योंकि हर संडे निकल के हरिद्वार में, ऋषिकेश में, रुड़की में, चंबा में, रुद्रप्रयाग, कर्णप्रयाग, पौड़ी, श्रीनगर गढ़वाल, देहरादून, आपका कैलकाटा, मध्य प्रदेश, दिल्ली, लखनऊ ऐसी बहुत सारी जगह जो है वो हर संडे जो है वो क्लीनिंग ड्राइव चलता है। तो इस तरीके से स्पर्श गंगा काम करे और जैसा आपने अभी पूछा अभी मुझे लगता है कि आप इस बात को भी इंगित करना चाहती हैं कि ये जो समय है कोविड का क्योंकि सभी लोग बहुत डरे हुए हैं, घर में बैठे हुए हैं और संयमित रूप से जीवन बिताने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे में हम लोगों ने घर में बैठना ठीक नहीं समझा ममता जी। मैंने और मेरी स्पर्श गंगा टीम ने सोचा कि हम लोग जो है वो लोगों को खादी के मास्क बनाकर दें जी, जी, जी। और मेरी बहनों ने जो है अभी तक कम से कम 40,000 से ऊपर खादी के मास्कों को, सूती के मास्क को बनाकर जो है वो लोगों को बाँटा है और सैनिक के भाइयों को क्योंकि हम कहते हैं कि हम उनको राखी भेजते हैं ताकि वो हमारी रक्षा करें। जी, जी। लेकिन ऐसा ना करके हमने पहले उनको जो है वो रक्षा कवच भेजा ताकि वो इस संक्रमण से सुरक्षित रह सके और खादी के मास्कों को बनाकर बांटा गया। एक खास बात आपसे और आपके दर्शकों से शेयर करना चाहूंगी कि आखिरकार खादी क्यों? इस बात के पीछे क्या वजह हो सकती है कि हम खादी का प्रयोग कर रहे हैं? तो बताना चाहूंगी कि जो खादी कपड़ा है,
पहले तो वो हमारे लिए कभी कपड़ा नहीं रहा, वो एक पूरी आइडियोलॉजी है, हमारे विचारधारा है आत्मनिर्भर बनने की। और हमारे आदरणीय मोदी जी भी बार बार इस बात को बोल रहे हैं कि आत्मनिर्भरता की तरफ बढ़िए। तो आत्मनिर्भरता की तरफ बढ़ने के लिए, क्योंकि यही हमारी बहनों को रोजगार भी दे रहा है, इसका ताना बाना मेरे देश में गाँव में बैठ के बुना जाता है। और बहुत कम लोग जानते हैं कि खादी का कपड़ा सबसे कम पानी को लेता है। सिर्फ 3 लीटर पानी कपड़ा 1 मीटर खादी के कपड़े बनाने को यूज होता है, वहीं दूसरे कपड़े को बनाने में 55 लीटर पानी का उपयोग होता है। तो ये भी एक बहुत बड़ी वजह है कि हमको जल को भी बचाना है, हमको अपने रिसोर्सेस को जो है वो बचा के आगे बढ़ना है। तो ये सारा काम हम स्पर्श गंगा कर रही है। तो ये अच्छा लगा कि एक पर्यावरणविद के रूप में आपने जहाँ जल संरक्षण की बात की, वहीं ग्रामीण क्षेत्र में महिलाओं के स्वरोजगार की बात की। तो सबसे पहले तो हमारी पूरी आयोजकों की सदस्यों की जो पूरी हमारी समिति है, उनकी ओर से हम स्पर्श गंगा के इन कर्म योद्धाओं को प्रणाम करना चाहेंगे। और खादी मास्क की बात तो बहुत चर्चा में है, मैं आपसे पूछने वाली थी लेकिन आपने उससे पहले ही बताया, क्योंकि शायद इस वक्त ये बहुत जरूरत है। सबसे पहली हमारी जो आज की जरूरत है हमारे सैनिकों के लिए, हमारी जो जिम्मेदारियां हैं उन्हें हम निभा रहे हैं इस तरह से भी। वृक्षारोपण की आपने एक बात की थी कि मुझे अच्छा लगा था कि आपका ये अभियान था कि हम 1 वर्ष में 1 लाख से अधिक पौधे लगाएंगे। और मैंने देखा है कि हम इसको बहुत ही सफलता के साथ विभिन्न प्रदेशों में इसको लगाया जा रहा है। तो ये भी आपका एक बहुत बड़ा योगदान है प्रकृति संरक्षण की दिशा में। मैं अगर आपकी शख्सियत की एक दूसरी एक बात ज़रूर मैं करना चाहूँगी। आयुर्वेदिक कॉलेज का प्रबंधन भी आप देखती हैं और वर्तमान में पूरा विश्व भारत की ओर जब देखता है तो आयुर्वेद और योग, ये 2 ऐसे तथ्य हैं भारत की संस्कृति के कि नतमस्तक है पूरी दुनिया इसके सामने। तो आयुर्वेद के विषय में मैं आपके विचार ज़रूर चाहूँगी कि हमारे साथ साझा हों। सबसे पहली बात तो ये है कि जब हम उत्तराखंड की बात करते हैं, मैं उत्तराखंड की बेटी हूँ, तो सबसे पहले मान और सम्मान से हर बार मेरी बात यहीं से शुरू होती है कि हम सब उस उत्तराखंड से हैं जिसे देवभूमि कहा गया है। और ये उत्तराखंड गंगा की जन्मस्थली और आयुर्वेद का जनक है, इस बात पे हमको सबसे ज्यादा गर्व होता है। अभी मैं इसी बात को दोबारा से इस त्रासदी से कनेक्ट करना चाहूंगी, क्योंकि बार बार आप और हम घुमा फिरा कर जब हम देखते हैं हमारे अगल बगल क्या चल रहा है, तो हम लोग बहुत पैरानॉइड है कोविड को लेकर, हम पैरानॉइड है बहुत ज्यादा कोरोना वायरस को लेकर, उसके संक्रमण से। ऐसे में आयुर्वेद का एक बहुत बड़ा रोल जो है वो हमें देखने को मिलता है। मैं ये नहीं बोलूंगी कि मैं डॉक्टर हूँ, मैं बिल्कुल भी डॉक्टर नहीं हूँ। तो अगर यहाँ पर किसी को ये लगे कि किसी बात की सत्यापिता सिद्ध नहीं हो पाती तो मैं उस बात में नहीं पढ़ूंगी। पर हमारे जब रिसर्च करी गई कि इंडियंस में जो है वो कोरोना का संक्रमण किस तरीके से और लोगों की अपेक्षा में थोड़ा सा स्लो है, उसका एक बहुत बड़ा रीजन जो समझ के आता है वो आता है कि हम लोग का जो खाना पीना था उसमें पहले से ही हल्दी जैसे एंटीबायोटिक्स का प्रयोग किया जाता था, हम लोग गरम मसालों का सेवन करते थे, हमारे जो खाने का समय है, जो पद्धति है, वो इस तरीके से थी कि हम लोगों में एक नेचुरल इम्यूनिटी बनी हुई है। कहीं ना कहीं इस समय में इस आपदा से लड़ने के लिए हमारे भारत का जो आयुर्वेद है, जो हमारे घर के मसाले हैं, जो हमारी दादी माँ के नुस्खे हैं, मैं तो आयुर्वेद को दादी माँ के नुस्खों से भी जोड़ती हूँ। मिनेसोटा जैसे बड़े रिसर्च सेंटर यूएस में हैं, उन्होंने बोला है कि एवरेज हर भारतीय ने एक ना एक बार किसी हर्बल आयुर्वेदिक मेडिसिन को अपनी जिंदगी में जरूर शामिल किया। हमारा पेट दर्द होता है तो हम किचन की तरफ भागते हैं, ठीक है, हमको कोई भी तकलीफ होती है, हल्दी चोट लग गई जो हल्दी लगा लो, पानी से साफ करो पैर, ऐसे फिटकरी लगा लो। बहुत सारी चीजें हैं जो हमारे घर में हमारी रसोइयों से ही निकली है। और ऐसे कोविड के समय में जिस तरीके से बार बार सब लोग बोल रहे हैं कि गिलोय का सेवन जरूर करिए, और वाकई में मैं आप सभी लोगों को आपके माध्यम से सजेशन देना चाहूंगी कि गिलोय जो है वो अमृता भी कहा गया है आयुर्वेद में उसको, और उसका सेवन जरूर करिए। वो कैंसर जैसे जो है वो उस बीमारी से भी लड़ने में बहुत कारगर साबित होता है। तो ऐसे में आयुर्वेद पूरी दुनिया जहाँ सारी स्वास्थ्य सेवाएं चरमरा गई है, वहां आज हमारा आयुर्वेद फिर भी खड़ा है, टिका है। और मैं उम्मीद करती हूँ कि जिस तरीके से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, आयुर्वेद का कुछ ना कुछ एक नया बड़ा आविष्कार दुनिया को एक और भारत को दोबारा से विश्व गुरु के पद पे जरूर लेके जाए। बिल्कुल बिल्कुल, आपने दादी माँ के नुस्खों की बात की, तो हल्दी से थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे तो शायद गांव में कहते थे कि अगर चोट लगी है तो आप मिट्टी लगा लीजिए। खेत की मिट्टी आपने लगाई और वहीं से आपका ब्लड जो बहना रुक गया।
तो मतलब हम तो इतने ज़्यादा प्रतिरोधी क्षमताओं के साथ ऐसे माहौल में जीते आए हैं। अभी तो शायद कोरोना भी थोड़ा डर-डर के हमारे पास आ रहा है। और इसमें हमारे साथ-साथ हमारी सरकार की भी तमाम जो योजनाएँ हैं, जो व्यवस्थाएँ हैं, वो भी सहायक है इसमें सिद्ध हुई हैं। जी। मैं एक और बात आपसे और ज़रूर चाहूँगी कि बिरजू महाराज जी की आप शिष्या हैं, इतनी कुशल नृत्यांगना हैं। भारत के अलावा इतने विश्व के प्रतिष्ठित मंचों को आपने गौरवान्वित किया है। तो जो ये एक इस वक़्त का माहौल है, कोविड-19 का माहौल है, तो उसमें कला और कलाकार के संदर्भ में आपकी क्या देखते हैं कि क्या दशा और दिशा कैसी है? क्योंकि संवेदनाएँ शायद बहुत ज़रूरी है इस वक़्त मनुष्य के लिए। ये जो समय है, और मैं बार-बार बोलती हूँ, अभी हम लोग गंगा दशहरा पे अभी हम ये सभी लोग, चिदानंद स्वामी जी, हम लोग और यूपी सिंह जी जो हमारे जल शक्ति मंत्रालय के सेक्रेटरी, हम लोग बैठकर अभी एक वेब सेमिनार में थे और लगातार इस बात की चिंता की जा रही है कि जब लॉकडाउन खुल जाएगा तो तब हम उस समय में चीजों को कैसे देखेंगे। अब हमने पर्यावरण से बात करी थी, गंगा काफी साफ हो चुकी है, पर अब चैलेंज है कि गंगा साफ ही रहे। बिल्कुल। आपने कलाकारों की बात करी, और वाकई में, क्योंकि आगे आने वाले समय में वी डोंट नो कि सप्लाई चेन्स, अगर प्रोडक्ट की बात करूं, सप्लाई चेन्स कैसे रहेंगी, कलाकारों के लिए कितने मंचों का जो है वो अब पॉसिबल होगा, क्योंकि लंबे समय तक हम लोग सोशल डिस्टेंसिंग में रहने वाले हैं। पर मुझे लगता है इसमें घबराने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है, और एक कलाकार जो है वो जिंदा संवेदनाओं से रहता है। और मेरे पिताजी तो हमेशा यही बात बोलते हैं कि किसी भी प्रोफेशन में जब तक संवेदनाएं जिंदा है तब तक आप इंसान है, नहीं तो आप मशीन बन जाएंगे। तो संवेदनाओं का रहना बहुत जरूरी है, और कलाकार होने के नाते हम सभी लोग संवेदनाओं को जिंदा रखने की कोशिश कर रहे हैं। उम्मीद करती हूँ कि ये कोविड-19 का समय गुजरेगा, और इस समय में काफी लोगों को अच्छा प्रैक्टिस करने का टाइम मिला, हमको भी, क्योंकि मैं बहुत ट्रैवल करती थी और बहुत ज्यादा इवेंट्स में हम लोग रहते थे। तो ये अच्छा समय है, मेडिटेशन कर रहे हैं, रियाज़ कर रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो उसको बिल्कुल नेगेटिव ना लें, उसको बहुत पॉजिटिव लेके सभी लोग चलें। जी, बिल्कुल रियाज़ और जो आपका बता रही हैं कि मेडिटेशन वो तमाम खूबसूरती वो दिखाई दे रही है मुझे आपके चेहरे पे और शायद वो थकान भी जो अक्सर यात्राओं के दौरान रहती होगी वो ख़त्म है इस वक़्त। लेकिन एक मैं एक बात और आपसे चाहूँगी कि आप एक संदेश के रूप में आप शायद कहना चाहेंगी कि वर्तमान में भारत किस तरह से विश्व को दिशा देने में समर्थ दिखाई दे रहा है, इसका एक विस्तृत सा रूप हमारे सहभागियों के समक्ष आप साझा करें तो अच्छा रहेगा। मैं दोबारा उसी बात पे आना चाहूँगी कि भारत कभी विश्व गुरु और जगत गुरु था, और आदरणीय मोदी जी ने दोबारा वो सपना हमारी आँखों में जगाया है। इसके लिए तो पहले मुझे लगता है हम में से हर भारतीय को इसका मतलब नहीं होता कि हम किस जाति, धर्म और मज़हब के हैं, हम सबको उनका बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहिए कि भारत को एक बार दोबारा वही आत्मनिर्भर भारत बनाने की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। ये आत्मनिर्भरता मुझे, ममता जी, ऐसे समझ में आती है कि हम लोग पहले और देशों पर बहुत ज़्यादा निर्भर थे। हम लोग लगातार जो है वो आयात-निर्यात का एक अच्छी सुविधा थी, और वो सुविधा आगे जारी भी रहेगी, उसमें कोई रुकावट नहीं आएगी। पर कहीं न कहीं हम सभी लोगों को एक बात रियलाइज़ हो गई, अगर मुझे केक खाना था, तो मुझे बात समझ में आ गई कि केक मुझे घर पे खुद बनाना पड़ेगा। तो हम सभी लोगों ने उस क्रिएटिविटी को, छोटा-सा एग्ज़ाम्पल दे रही हूँ मैं आपको, उस क्रिएटिविटी को हमने जो है वो बड़ा किया, और मेरे जैसे लोग जिनको समय नहीं मिला ज़िंदगी में किचन में भी जाने का, मैं गई, मैंने बनाया। इस बात को हम दूसरी तरीके से अगर लेकर देखें, हम मास्क की बात कर रहे थे अभी आप। आगे आने वाले समय में जो है वो लॉकडाउन किस तरीके से रहेगा, सोशल डिस्टेंसिंग का रहना ही रहना पड़ेगा। बच्चे जो स्कूल जाएँगे, लोग जो ऑफ़िस जाएँगे, हमारे पुलिसकर्मी, सभी लोगों को मास्क पहनने पड़ेंगे। पर ये जो मास्क यूज़ एंड थ्रो वाले हैं, ये कब तक चलेंगे? ये जो चाइना से आने वाले मास्क थे, ये कब तक चलेंगे? और इनको पहनने के बाद फेंक देने से तो संक्रमण और बढ़ रहा है, क्योंकि उसको जानवर भी खा रहे हैं। तो ऐसे में आत्मनिर्भरता हमें फिर से एक बार खादी और सूती कपड़े की तरफ लाती है, जिससे मेरे गाँव में सबसे ज़्यादा रोज़गार उपलब्ध होंगे। रोज़गार उपलब्ध होने के साथ-साथ हम जो एक सर्कुलर इकोनॉमी की बात करते हैं, ये बहुत ज़रूरी है मेरे भाई-बहन जो भी देख रहे हैं। मैं बार-बार ये मैसेज स्पर्श गंगा से भी देती हूँ कि एक जो हमारी पद्धति थी, टेक, मेक एंड डिस्पोज़, लो, बनाओ और फेंक दो, इस पद्धति को बदलना होगा। हमें अपने रिसोर्सेज़ को बार-बार उपयोग में लाना पड़ेगा। खादी के मास्क पहनिए,
पसीना आता है, मेकअप भी होता है बहनों का, उसको धोइए और अगले दिन दोबारा उपयोग में लाइए और वो और फाइन पे फाइन होता चला जाएगा। इस तरीके से मुझे लगता है बहुत सारे उद्योगों को जो है वो बल भी मिलेगा और आप सभी दर्शकों के लिए हम लोग इसको दिखाना भी चाहेंगे कि बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं। लोगों को लगता होगा खादी अरे बड़ा पतला सा होता है, इससे कैसे बचेगा? तो बिल्कुल भी नहीं। उसको कई बार डबल लेयर करके और ऐसे 3 स्टेप्स में इस तरीके से करके भी बनाया जाता है और आसानी से इसको आप बांध भी सकते हैं, निकाल कर अगले दिन धोकर उसको दोबारा उपयोग भी कर सकते हैं। और मुझे लगता है ये एक बहुत बड़ा स्टेप आत्मनिर्भरता की तरफ हम लोग ले चुके हैं और आगे हमको इसी तरीके से बढ़ना है। बिल्कुल, क्योंकि आत्मनिर्भर भारत की जो नींव है वो सशक्त गाँवों से ही आती है और यकीनन हमें अपने गाँवों को और समृद्ध बनाने की ओर लौटना ही होगा। इससे पहले कि हम इस बातचीत को आखिरी पड़ाव पर ले जाएँ, मैं ये ज़रूर चाहूँगी कि वो जो एक मशाल की तरह कलम आपकी जलती है, तो वहाँ से कुछ पंक्तियाँ तो ज़रूर साझा आप करेंगी ही। मेरी कलम मशाल बन जाए, क्योंकि इस वक़्त ऐसी मशालों की बहुत ज़रूरत है। इस देश के युवाओं को जागृत करने के लिए भी और हमारे पूरे समाज को एक बार फिर से उठ खड़े हों, इकट्ठा होकर भारत को विश्व गुरु बनाने की ओर। मुझे अभी बहुत दुख की बात है कि कवि को कई बार अपनी कविताएं भी याद नहीं होती। पर आप सभी लोगों से मैं अपनी वही 4 फेवरेट पंक्तियां जो दुष्यंत कुमार जी की हैं जी, और जिनको सुनकर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं वो मैं आप लोगों के साथ साझा करना चाहूंगी। और उसके बाद उम्मीद करूंगी कि आप मुझे इजाजत दीजिए, मेरा दूसरा एक और कॉल भी है। तो दुष्यंत कुमार जी की 4 लाइनें। हो गई है पीर पर्वत सी, पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए, हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। बहुत-बहुत धन्यवाद। यकीनन हम इस आग को ज़रूर जलाएँगे और हर दिल तक ये आग जाएगी, जिसकी चमक में इस देश का भविष्य रोशन होना ही है। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद आरुषि जी, अपना समय थैंक देने के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू।